पुष्पा एक मोची था। आइए जनाब आइए, अपने जूते और चप्पल ठीक कराइए। आइए जनाब आइए। पुष्पा कितनी भी मेहनत करता, लेकिन उसकी रोजाना की कमाई 100 रुपए से ज्यादा नहीं होती। ये 100 रुपए रोजाना के खर्चे में उड़ जाते, इसलिए बचत कुछ भी नहीं हो पाते। पुष्पा की बेगम अक्सर उससे कहा करती, आप ये जूते चप्पल ठीक करने का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? इस काम में हमारी बरकत नहीं होती। जरा भविष्य के बारे में सोचिए। हमारी लड़की बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मुस्तकबिल की मुझे बहुत फिक्र होती है। तू भविष्य की इतनी चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम करके हमारी माया की शादी कर दूंगा। मेरा भाई रमेश सरकारी नौकरी करता है, वो जरूर हमारी मदद करेगा। पुष्पा को अपने भाई रमेश के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन रमेश को पुष्पा से कोई लेना देना नहीं था। रमेश को पुष्पा से बात करते हुए भी शर्म आती थी। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कितनी बार कहा है, जब मैं रास्ते से निकला करूँ तो मुझसे बात मत किया कर। तू एक मोची है और मैं एक बड़ा अधिकारी। तुझे भाई कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए रमेश कि हमारे अब्बू भी मोची का काम किया करते थे। अब्बू ने तुम्हारी पढ़ाई में सारी संपत्ति बेच दी और अब तुम्हें मुझसे बात करने में भी शर्म आती है। ओफो, वही पुरानी बातें। अब मेरा वक्त जाया मत करो, मुझे जाना है। एक दिन पुष्पा की बेटी माला स्कूल से लौट आई। क्या हुआ बेटी, आज तू इतनी जल्दी क्यों लौट आई? अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। पिताजी, स्कूल वाले कह रहे हैं कि पहले फीस जमा करो, तभी स्कूल में घुसने देंगे। स्कूल की फीस? पुष्पा को रमेश की याद आई। उसने सोचा कि रमेश जरूर उसकी मदद करेगा। पुष्पा रमेश के घर पहुंचा और अपना दुख उसे सुनाने लगा। रमेश ने पुष्पा की खूब बेइज्जती की और उसे अपने घर से जाने को कहा। चले जाओ यहाँ से और मेरे पास मत आना। तुम्हारी लड़की पढ़ नहीं पा रही है तो मैं क्या करूँ? मैंने क्या खैरात खोल रखा है? पुष्पा को बहुत निराशा हुई। जब वो घर लौट रहा था तो उसके दिमाग में रमेश द्वारा कही बातें घूम रही थीं। अचानक पुष्पा रोड पार करते हुए एक कार की चपेट में आ गया। जब पुष्पा की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मैं यहाँ कैसे पहुँचा बेगम? पापा, आपका एक्सीडेंट हो गया था। किसी अजनबी ने आपको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए मेरे सारे गहने बिक चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। ये पैसे खर्च हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तू मुझे घर ले चल, मैं घर पे ही दवा खा के दुरुस्त हो जाऊंगा। तीनों लोग घर वापस आ गए। अम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर पर कई दिनों से खाना नहीं बना था। बेगम, तू माया के लिए बाहर से कुछ ले आ, बेचारी भूखी है। मुन्नी ने माया को 10 रुपए दिए। तुम खुद बाहर जाकर कुछ खा लेना। माया बाहर गई और 1 घंटे तक नहीं लौटी। मुन्नी और पुष्पा को उसकी चिंता होने लगी। बेगम, जरा देख के तो आ, माया कहाँ रह गई? इससे पहले कि मुन्नी बाहर जाती, माया वहाँ पहुँच गई। इतनी देर क्यों लगी बेटा? अब्बू, मैं जलेबियाँ खरीद रही थी। बाजार में जलेबियों की बहुत सी दुकानें हैं और हर दुकान पर काफी भीड़ लगी रहती है। लगता है हमारे गांव के लोग जलेबियाँ बहुत पसंद करते हैं। सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। खुदा ना खास्ता फिर से कोई दुर्घटना हो गई तो पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए अब आपको मोची का काम बंद कर देना चाहिए। हमें जलेबी बेचने का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन मुझे जलेबियाँ बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है। अरे, उसमें क्या है, वो तो हम सीख लेंगे। मुन्नी और पुष्पा एक दिन जलेबी खरीदने के बहाने बाजार में जलेबियों की दुकान पर गए और उन्होंने देखा कि जलेबियाँ किस तरह बनाई जाती हैं। ये तो तालीम मिल गई कि जलेबियाँ किस तरह से बनती हैं, लेकिन अब ठेले और सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपने भाई से 5000 रुपए उधार मांग लेती हूँ।
मुसीबत में तुम्हारा साला किस दिन काम आएगा। पुष्पा के पूरे परिवार ने मिलकर एक ठेला खरीदा, जलेबियां बेचनी शुरू कर दी। आइए आइए, गर्मा गर्म लजीज जलेबियां खाइए। जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। मुन्नी पुष्पा की हाथ की लजीज जलेबी खाइए। आइए आइए जनाब, आइए आइए। मुन्नी पुष्पा के ठेले पर कोई भी जलेबियां खरीदने नहीं आ रहा था। लोग बड़ी बड़ी दुकानों से जलेबियां खरीद रहे थे। इतनी बड़ी मार्केट है, इसमें इतनी सारी दुकानें हैं, भला हमारी दुकान से लोग जलेबियां क्यों खरीदेंगे? एक हफ्ता बीत गया। बहुत सी जलेबियां ठेले पर रखे रखे बेकार हो गईं, लेकिन ठेले पर सिर्फ एक दो ग्राहक ही आए। काम न चलने से पुष्पा के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। हे मालिक, पता नहीं तू हमारे प्रति इतना बेरहम क्यों है। सबकी दुकान चल रही है और हमारी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं है। अम्मी अब्बू, हमें कुछ नया करना चाहिए जिससे कि ग्राहक हमारी दुकान की तरफ आकर्षित हों। नया मतलब क्या? कुछ ऐसा जिससे बाजार में हमारा प्रचार हो जाए। क्यों ना हम मीठी जलेबियों की जगह खट्टी जलेबियां बेचें? खट्टी जलेबियां, इसका क्या मतलब है? अब्बू, मीठी जलेबियां तो सभी लोग बेच रहे हैं, हम खट्टी जलेबियां बेचेंगे। तो जैसे आपको लगा कि खट्टी जलेबियों का क्या मतलब है, वैसे ही लोग खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित होंगे और हमारी दुकान पर आएंगे। लेकिन बेटी, खट्टी जलेबियां हम बनाएंगे कैसे? जलेबियों को खट्टा करने के बहुत सारे उपाय हैं। हम ऐसा करेंगे कि मैदे में दही मिला देंगे और उसी से जलेबियां खट्टी हो जाएंगी। इसके साथ ही हम इस बात को हमेशा राज ही रखेंगे कि हमने मैदे में दही मिलाया है। अगर लोगों को पता लग गया कि हम खट्टी जलेबियां कैसे बनाते हैं, तो और दुकानदार भी खट्टी जलेबियां बनाना शुरू कर देंगे और फिर हमारी बिक्री कम हो जाएगी। तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगले दिन पुष्पा ने पूरे बाजार में ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, हमारी दुकान पे आओ और पहली बार खट्टी जलेबियां खाओ। बहुत से लोग खट्टी जलेबियों की तरफ आकर्षित हुए। वो जानना चाहते थे कि खट्टी जलेबियां खाने में कैसी लगती हैं। पुष्पा और मुन्नी की खट्टी मीठी जलेबियां पहली बार में ही सुपरहिट हुईं। लोगों ने 1-1 किलो जलेबियां खरीदी। कोई पुष्पा से पूछता कि तुम लोग जलेबियों में क्या मिलाते हो, तो पुष्पा हंसकर जवाब देता, भाई साहब, ये तो बस एक सीक्रेट है, आप जलेबियां खाने पर ध्यान दीजिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर पुष्पा और मुन्नी पर एक मुसीबत आ पड़ी। गांव में चेतन नाम का एक हलवाई रहता था। पुष्पा से पहले लोग सबसे ज्यादा चेतन की दुकान से ही जलेबियां खरीदा करते थे। चेतन ने पुष्पा के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। सुनो सुनो सुनो, पुष्पा और उसकी बेगम मैदे में जहर मिला रहे हैं, जिसके कारण जलेबियां खट्टी हो जाती हैं। ये जहरीली चीज आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस दुष्प्रचार से पुष्पा की दुकान पे ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। पुष्पा दुकान पर आने वाले हर ग्राहक से कहता, हम अपनी जलेबियों में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं मिलाते हैं, तो तुम सबको बताते क्यों नहीं कि जलेबियों में क्या मिलाते हो? मुन्नी और पुष्पा जब एक रात विश्राम कर रहे थे, तब मुन्नी ने पुष्पा से बोला, लगता है अब हम अपने राज को ज्यादा दिन राज नहीं रख सकते। हमें सबको बताना होगा कि हम जलेबियों में क्या मिलाते हैं। लेकिन फिर तो हर कोई हमारी जैसी खट्टी जलेबियां बनाने लगेगा। लेकिन जहरीले पदार्थ के झूठ से तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। अगले दिन मुन्नी ने दुकान पर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया, जिस पर लिखा था, हम मैदे में दही मिलाकर जलेबियां बनाते हैं, इसलिए हमारी जलेबियां खट्टी हैं। फिर तो सभी लोग मैदे में दही मिलाकर जलेबियां बनाने लगे। लेकिन फिर भी पुष्पा की दुकान की बिक्री कम नहीं हुई, क्योंकि खट्टी जलेबियों की शुरुआत तो पुष्पा ने ही की थी। लोग जानते हैं,
कि शुरुआत कोई एक करता है और उसके पीछे चलने वाले हजारों होते हैं। जग्गू एक सीधा साधा नौजवान था। वो टांगा चलाता था। जग्गू, मुझे फतेहगढ़ जाना है, कितनी देर में चलेगा? बैठ जाओ मौसी, 3-4 सवारी और हो जाए फिर चलते हैं। टांगा चलता जाता और गांव के लोगों के बीच सफर के दौरान बातें होती। डाके राम की लड़की बाबू राम के लड़के के साथ भाग गई। डाके राम रुद्रपुर ढूंढने गए हैं दोनों को। अब लड़के लड़कियों को मोबाइल दिलाओगे तो यही होगा ना। मोबाइल ने बिगाड़ा है औलादों को। एक बात बताओ मौसी, जब मोबाइल नहीं था तो क्या इस तरह के हादसे नहीं होते थे? जिन्हें बिगड़ना ही है उन्हें कौन रोक लेगा? और फिर एक साथ भागने में बिगड़ना क्या? प्यार करते थे एक दूसरे से, साथ रहना चाहते थे, इसीलिए भाग गए। अगर कस्बे में साथ में रहने की आजादी मिल जाती तो भागना ही नहीं पड़ता। अरे जग्गू, तुम क्यों इतने शांत बैठे हो? तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ी या नहीं? अभी तो आगे नहीं बढ़ी चाचा। सोनपुर से जो रिश्ता आया था उनका अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ। मीरगंज गांव की लड़की है, 5 भाइयों की अकेली बहन है। इतवार को तुम मेरे साथ लड़की के घर चलना। रविवार वाले दिन जग्गू जुम्मन चाचा के साथ लड़की के घर गया। लड़की खूबसूरत थी। जग्गू ने उसे देखते ही पसंद कर लिया। कुछ ही दिनों में जग्गू के घर दुल्हन आ गई। लड़की का नाम अन्नपूर्णा था। अन्नपूर्णा बोलने में एकदम तेज और खाने में भी सबसे आगे रहती थी। आज शाम को जब घर आना तो मेरे लिए 2 किलो इमरती लेते आना। अरे बेटा, बीच में तांगा रोककर कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट रुकिए मौसी, घर वालों ने मिठाइयाँ मंगाई है। बंसी भैया, 2 किलो इमरती पैक करा दो। लगता है आज खाने की जगह इमरती ही खाओगे। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बीवी खाएगी। जग्गू इमरतियाँ लेकर घर पहुँचा। ये लो अन्नपूर्णा, तुम्हारी इमरती। मुझे बेहद जोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। खाना नहीं बनाया है मैंने, गोभी रखी है, काट के छौंक दो और आटा मढ़कर रोटियां सेक लो। जग्गू ने सोचा खाना बनाने से पहले वो कुछ इमरतियां खा ले, लेकिन जैसे ही जग्गू ने इमरती को हाथ लगाया, अन्नपूर्णा ने उसे रोक दिया। तुम मेरी इमरतियां क्यों खा रहे हो? तुम अपने लिए इमरती लेकर नहीं आए? अरे हाँ, मैं अपने लिए तो लाना भूल ही गया, माफ करना। मैं खाना बनाकर ही खा लेता हूँ। अगले दिन जब सुबह को जग्गू तांगा लेकर घर से निकलने ही वाला था तो अन्नपूर्णा बोली, आज शाम को जब घर लौटो तो 2 किलो इमरती, 1 किलो रबड़ी और आधा किलो बर्फी लेकर आना। उस दिन भी शाम को जग्गू अन्नपूर्णा का बताया सारा सामान लेकर पहुंच गया। जग्गू खुद खाना बनाता और अन्नपूर्णा रोज महंगी महंगी मिठाइयाँ खाती। जग्गू अपनी बीवी की खूबसूरती के मोह पाश में बंधा हुआ था, इसीलिए वो अपनी बीवी की हर मांग को स्वीकार कर लेता और घर का काम न करने पर भी नाराज नहीं होता। लेकिन अन्नपूर्णा की मांगे बढ़ती ही जा रही थी। जग्गू की इनकम सीमित थी, इसलिए एक दिन जग्गू मुश्किल में पड़ गया। कल मैं माँ अन्नपूर्णा की पूजा करूंगी और उसके लिए 11 तरह की मिठाइयों का भोग लगाऊंगी। आपको ये 11 तरह की मिठाइयाँ लानी है। अन्नपूर्णा ने जग्गू को मिठाइयों की लिस्ट पकड़ा दी। सभी मिठाइयों की मात्रा 1-1 किलो थी। जग्गू ने उस दिन 3 चक्कर एक्स्ट्रा लगाए, लेकिन फिर भी वो 11 किलो मिठाई के पैसे नहीं जुटा पाया। जग्गू अपने एक दोस्त के पास पहुंचा। शंकर, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें कल लौटा दूंगा। कोई जल्दी नहीं जग्गू, आराम से लौटा देना। जग्गू ने उधार लेकर पैसे जुटाए, लेकिन 1 किलो मिठाई फिर भी कम पड़ गई। मेरे पास 10 तरह की मिठाई है। अगर तुम्हें 11वीं मिठाई भी चाहिए तो तुम्हें शहर जाना होगा। अगर मैं शहर जाऊंगा तो किराया खर्च होगा, रात होने वाली है। मेरे पास पैसे भी बेहद कम बचे हैं। क्या पता शहर में मिठाई कितनी महंगी होगी। जग्गू 10 किलो मिठाई लेकर ही घर पहुंचा। आज तुमने बहुत देर कर दी, मैं कब से पूजा करने के लिए बैठी हूँ। मिठाई का इंतजाम करने में जरा देर हो गई। ये रही तुम्हारी मिठाइयाँ। अन्नपूर्णा ने मिठाई खोलकर देखी। ये क्या, 11वीं मिठाई कहाँ है? वो दरअसल 11वीं मिठाई कस्बे में मिली नहीं, उसके लिए शहर जाना पड़ता। तो शहर चले जाते। शहर जाता तो किराया बड़ा खर्च होता, मिठाई के लिए पैसे ही नहीं बचते। हमारे घर के पूर्वजों के समय से ये पूजा होती आ रही है। हर बार 11 तरह की मिठाइयाँ होती हैं। तुमने मेरी पूजा तुड़वा दी। तुम मेरी मांगे पूरी नहीं कर पा रहे। मैं मायके जा रही हूँ।
नहीं अन्नपूर्णा, मायके मत जाओ। मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। मैं टांगा चलाना छोड़कर कोई और काम शुरू करूंगा। तुम मिठाई बनाने का काम शुरू करो और अभी फिलहाल जो पैसे तुम्हारे पास बचे हैं उनसे 1 किलो इमरती और ले आओ। 11 तरह की मिठाई न सही 11 किलो ही सही। अन्नपूर्णा ने 11 किलो मिठाई का भोग लगाया और अगले दिन सारी मिठाई अकेली ही खाई। ये मिठाई आदमी नहीं खा सकते। देवी माँ का प्रसाद केवल औरतों के लिए ही होता है और इस घर में मैं अकेली औरत हूँ। जग्गू ललचाता रह गया और अन्नपूर्णा सारी मिठाई खा गई। जग्गू ने अपना तांगा बेचकर मिठाई की दुकान शुरू की। रात में दुकान बंद करने के बाद जग्गू अन्नपूर्णा के लिए कोई न कोई मिठाई लेकर पहुंचता। ज्यादातर अन्नपूर्णा इमरतियां ही मंगाती थी। आप बहुत कम इमरतियां लेकर आते हो। मैं अब हर शाम दुकान पर ही आ जाया करूंगी। अन्नपूर्णा ने दुकान पर जाना शुरू कर दिया। जग्गू जितनी मिठाई बनाता आधी तो अन्नपूर्णा ही खा जाती। जग्गू को धंधे में घाटा होता जा रहा था। फिर भी बीवी कहीं मायके ना चली जाए, इस डर से जग्गू ने अपनी जान पहचान के लगभग सभी लोगों से कर्ज लेकर मिठाई बनाने का काम जारी रखा। लेकिन ऐसा कब तक चलता? आखिरकार एक दिन सारे कर्जदार जग्गू के घर पहुंच गए। जग्गू, तुम भले आदमी हो, ये सोचकर हमने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन तुम तो कर्ज लेकर भूल ही गए। अब या तो हमारा कर्ज लौटा दो या ये मकान खाली करो। तुम्हारा घर बेचकर हम हमारा पैसा वसूल करेंगे। जग्गू के पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए उसका घर बिक गया और सारे कर्जदार अपने अपने पैसे लेकर लौट गए। क्या तुम कुछ दिन किसी झोपड़ी में रह लोगी? मैं शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा और वहाँ से पैसे इकट्ठा कर लाऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मैं झोपड़पट्टी में नहीं रहने वाली और फिर मैं खाऊंगी क्या? अब तो तुम्हारे पास पैसों के नाम पर एक ढेला भी नहीं है। मैं तो मायके जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जब मायके जा रही थी तो बंसी हलवाई की नजर उस पर पड़ी। अरे जग्गू की पत्नी, कहाँ जा रही हो? और जग्गू कहाँ है? अब मेरा जग्गू से कोई संबंध नहीं, वो तो कंगाल हो चुका। ये लो 100 रुपए और मुझे इमरती खिलाओ। बंसी हलवाई अन्नपूर्णा की खूबसूरती पर मोहित हो गया। मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा और मेरे पास मिठाई की कोई कमी नहीं है। अब तो मेरे दुकान में 15 तरह की मिठाई है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शादी कर लो। जितनी इमरती चाहोगी खाने को मिलेगी। अन्नपूर्णा को तो बस ऐशो आराम और खाने पीने से ही मतलब था। उसने बंसी हलवाई से शादी कर ली। जग्गू ने सोचा कि वो शहर जाकर पैसे कमाएगा और फिर अन्नपूर्णा को अपने पास वापस बुला लेगा। लेकिन जब जग्गू को पता चला कि अन्नपूर्णा ने दूसरी शादी कर ली तो उसकी प्रेरणा ही टूट गई। जग्गू को अपने खर्चे के लिए तो पैसे कमाने ही थे, इसलिए उसने अपने पुराने तांगे चलाने वाले धंधे पर वापस लौटने की सोची। जग्गू के पास घोड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो जंगल में किसी जंगली घोड़े की तलाश में गया। काफी खोजने पर भी उसे कोई घोड़ा नहीं मिला। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। घोड़ा ना सही, कोई गधा या खच्चर ही मिल जाए, वरना तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। जग्गू की नजर अपने सामने के दरख्त पर पड़ी। उस दरख्त के तने में कोई इंसान जैसी आकृति दिख रही थी। जग्गू ने एक मजबूत लकड़ी से दरख्त के तने को खुरेदना शुरू किया। जग्गू दरख्त के तने से उस इंसान जैसी आकृति को बाहर निकालना चाह रहा था, लेकिन दरख्त के तने में से एक पूरा आदमी ही बाहर निकल पड़ा। शुक्रिया बेटे, तुमने मुझे कैद से रिहा कर दिया। आप कौन हैं और इस दरख्त में कैसे कैद हो गए? मेरा नाम रामदास है। मेरी एक बेटी थी, लेकिन उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। हकीम ने बताया कि केवल किसी 1000 साल पुराने नाग के जहर से ही मेरी बेटी ठीक हो सकती है। मैं नाग की खोज में जंगल आ गया। मुझे जंगल में एक इमरती एक्सप्रेस मिली। वो जंगल में कुछ आगे ही है। मैं अभी तुम्हें उसे दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी पूरी कहानी सुन लो। इमरती एक्सप्रेस को मैंने वही छोड़ दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य अपनी बेटी को बचाना था। जिस हकीम से मेरे बेटी का इलाज चल रहा था वो मर गया, लेकिन उसने नाग के जहर से बेटी का इलाज कैसे होगा ये तरीका मुझे बता दिया था। मैं अपनी बेटी को जंगल में साथ लेकर घूमने लगा। आखिरकार मुझे 1000 साल पुराना नाग मिल गया। मैंने उस नाग को मारकर उसका जहर निकाल लिया और जहर को अपनी बेटी के नाक, कान, आँखों और मुंह में डाल दिया। मेरी बेटी ठीक हो गई।
लेकिन उस नाग के साथ ही एक नागिन मेरे पीछे पड़ गई। जब नागिन मेरा पीछा करने लगी तो मैंने अपनी बेटी को एक गुफा में छुपा दिया और मैं भागने लगा, लेकिन नागिन ने मुझे पकड़ ही लिया और उसने मुझे श्राप देकर इस दरख्त में कैद कर दिया। मैं 15 सालों से यहाँ कैद हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी, बस उसे देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ। रामदास जग्गू को उस गुफा के पास ले गया जिसमें उसने अपनी बेटी छिपाई थी। पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बेटी, मैं भी तुमसे मिलने का इंतजार कर रहा था। अब तक तुम बेहद खूबसूरत और बड़ी हो गई हो। बेटा जग्गू, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? इस जिम्मेदारी से आजाद होकर मैं चैन से मर सकूंगा। जग्गू ने शादी के लिए हाँ कह दी। ससुर जी, मरने से पहले आप मुझे इमरती एक्सप्रेस तक पहुंचा दीजिए। हाँ चलो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। रामदास जग्गू को अंधेरे जंगल में ले गया जहाँ एक लंबी ट्रेन खड़ी थी। उस इंजन पर लिखा था इमरती एक्सप्रेस। इंजन के पीछे बड़ी बड़ी इमरतियाँ थी। ये इमरती एक्सप्रेस है और इसके बराबर में ही इमरती का तालाब है। तुम इन इमरतियों को बेच सकते हो। जब इमरती एक्सप्रेस की इमरतियाँ कम हो जाए तब तुम तालाब से और इमरतियाँ निकाल कर ट्रेन में जोड़ लेना। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी मर गया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कोमल है। जब तक मैं पैसे इकट्ठे नहीं कर लेता तब तक हम उस गुफा में ही रहेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। अगले दिन जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर गांव पहुँचा। बड़ी बड़ी इमरतियों की इतनी लंबी कतार को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ लग गई। कस्बे वालों, ये इमरती एक्सप्रेस है। केवल 10 रुपए दीजिए और जी भरकर इमरती खाइए। इमरती खाने वालों की भीड़ लग गई। 10 रुपए में स्वादिष्ट इमरतियाँ, वो भी पेट भर के खाने को मिल रही थी। जग्गू एक दिन में हजारों रुपए कमाने लगा। वो रोजाना इमरतियों के तालाब से इंजन में इमरतियाँ जोड़ता और ट्रेन को गांव में ले आता। उधर बंसी हलवाई का धंधा ठप हुआ जा रहा था क्योंकि गांव वालों को जग्गू से बहुत सस्ते में मिठाइयाँ मिल रही थीं। तुम आजकल इतनी कम मिठाइयाँ क्यों बना रहे हो? मिठाई बिक ही नहीं रही तो मैं ज्यादा बनाकर क्या करूं? वो जग्गू कैसे इमरती एक्सप्रेस लेकर आया है। सारे कस्बे वाले उसकी इमरती खाकर ही खुश है। अन्नपूर्णा ने इमरती एक्सप्रेस का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और वो एक दिन जग्गू के पास पहुंची। जग्गू, मैं दोबारा तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बंसी कम मिठाई बना रहा है, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल गई है। और बंसी से कह देना कि जल्द ही उसे अपनी दुकान इस कस्बे से हटा देनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी इमरती बेचकर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब मैं अपनी इमरती एक्सप्रेस चलाने के साथ साथ एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खोलूंगा जिसमें 21 तरह की मिठाइयाँ मिला करेंगी। लेकिन तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब तुम मेरी बीवी नहीं हो। अन्नपूर्णा भनभनाती हुई बंसी के पास पहुंची। तुम कहाँ गई थी अन्नपूर्णा? मुझे तो लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। तुम्हें जग्गू का इमरती एक्सप्रेस का धंधा बंद करना होगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे और मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। एक रात जब जग्गू इमरती एक्सप्रेस लेकर जंगल लौट रहा था तो बंसी उसके पीछे पीछे गया। उसने जग्गू को इमरतियों के तालाब से ट्रेन में इमरती जोड़ते देखा। अच्छा, तो जग्गू बड़ी बड़ी इमरतियाँ इस तालाब से निकालता है। अगर मैं इस तालाब में कुछ मिला दूँ तो बंसी भांग लेकर आया और उसने इमरतियों के तालाब में भांग मिलाई। भांग वाली इमरतियाँ गांव पहुंच गई। जो भी इमरती खाता उसे नशा चढ़ जाता, लेकिन इससे लोगों को इमरती खाने में और भी मजा आने लगा। दूर दूर से लोग भांग वाली इमरतियाँ खाने के लिए आने लगे। जग्गू को भी हैरत हो रही थी कि आखिर इमरतियों में ऐसा क्या मिल गया कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। जग्गू को इमरती का दाम बहुत बढ़ाना पड़ा। तब इमरती एक्सप्रेस के पास भीड़ कुछ कम हुई। मेरा दाव तो उल्टा पड़ गया। जग्गू तो भांग वाले इमरतियों से और अमीर होए जा रहा है। तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। अगले दिन अन्नपूर्णा ने काला जादू करने वाली एक औरत को बुलाया। तुम काला जादू करके आत्माओं, भूत प्रेत, पिशाचों को बुलाओ और उन्हें हुक्म दो कि वो तालाब से सारी इमरतियाँ खा लें। अन्नपूर्णा, बंसी और काला जादू करने वाली औरत रात में इमरतियों के तालाब पर पहुँचे। उन्होंने काला जादू करके आत्माओं को बुला लिया। इस तालाब की सारी इमरतियों को खाकर खत्म कर दो।
हमें इमरतियाँ पसंद नहीं, हमें तो इंसानों का मांस पसंद है। हम तुम्हें ही खाएंगे। सारे भूत उन तीनों के पीछे पड़ गए। अन्नपूर्णा, बंसी और जादूगरनी भागने लगे। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ हमें, ये आत्माएं हमें खा जाएंगी, कोई बचाओ हमें। इस तरह अन्नपूर्णा खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई। एक गांव में पुष्पा नाम की बेहद लालची औरत मिठाई की दुकान चलाती थी। पुष्पा स्वभाव से बेहद क्रूर और लालची थी। एक दिन पुष्पा की दुकान पर रबड़ी बनाने वाला मोहन उसकी दुकान पर थोड़ी देरी से आया। मोहन, तू अब आया है दुकान पर? देरी से आने के लिए मुझे माफ कीजिए पुष्पा जी, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। तुम आजकल के निठल्ले विवाह होते ही जोरू के गुलाम बन जाते हो। मैं तुझे आज के पैसे नहीं दूंगी। ऐसा मत कीजिए पुष्पा जी, मैं तो आज आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात करने वाला था। क्या बोला? अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं, या वो भी बेच कर खा लिया तूने? एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरे सैलरी में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाऊंगी। देखिए पुष्पा जी, आपके दुकान की रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है और उस रबड़ी को मैं ही बनाता हूँ। ये मत भूलना, दूसरे दुकानदार मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मजबूरन मुझे यहाँ से काम छोड़कर जाना होगा। अरे तो अभी और इसी वक्त छोड़कर चले जाना। अरे तुझे क्या लगता है मेरे दुकान की रबड़ी तेरी वजह से मशहूर है? ठीक है, मैं भी आपकी दुकान पर अब काम नहीं करना चाहता। मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे काहे का हिसाब और काहे के पैसे? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जो भी करना है कर ले। मोहन ने बहुत कोशिश की। मोहन आंखों में आंसू लिए हुए दूसरे हलवाई की दुकान सुरेश की दुकान पर चला गया। मैं जानता हूँ मोहन कि पुष्पा एक बेहद लालची और क्रूर औरत है। वो तुझे पैसे नहीं देगी। तूने जैसे ही उससे तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो उसने तुझे काम से निकालने का बहाना बना दिया और बेईमानी करने का भी। मैं पिछले 5 साल से उसकी दुकान पर काम कर रहा था और इन 5 सालों में मैंने कभी भी उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया। मैं रबड़ी बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैं जानता हूँ मोहन, तेरी बनाई हुई रबड़ी बहुत दूर तक मशहूर है, इसलिए तू आज से मेरे दुकान पर रबड़ी बनाएगा। और हाँ, जितना पुष्पा तुझे तनख्वाह देती थी मैं तुझे उससे 2 गुना दूंगा। सुरेश की बात सुनकर मोहन खुश होता हुआ बोला, देखना चाचा, पुष्पा जी की रबड़ी अब ज्यादा दिन तक मशहूर नहीं रह पाएगी क्योंकि उनकी रबड़ी मैं ही बनाता था। कुछ वक्त बाद जमींदार की बीवी आरती, जो कि पुष्पा की दोस्त भी थी, पुष्पा की दुकान पर रबड़ी खाने आई। मगर रबड़ी खाते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। आरती चिल्लाती हुई बोली, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ है तू? क्या हुआ आरती, आज की रबड़ी तुझे पसंद नहीं आई? अरे ये रबड़ी है या समोसे की चटनी? एक तो इसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं है। पहले तो तेरी रबड़ी बहुत अच्छी बनती थी, अचानक से ये तेरी रबड़ी को क्या हो गया? फिक्र मत कर आरती, शायद गलती से मेरे नौकर से रबड़ी बनाने में कोई गलती हो गई होगी। कल से तुझे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पुष्पा की बात सुनकर आरती वहाँ से चली गई। पुष्पा का नौकर गणेश पुष्पा से बोला, अरे रबड़ी तो मोहन ही अच्छी बनाता था पुष्पा जी, आपने उसे धक्के देकर निकाल दिया। तू अपना मुंह बंद कर। उस रमेश को भी यही लगता था। कुछ दिन बाद देखना मेरी दुकान पर रबड़ी लेने वाले की कैसी लाइन लगती है। अरे तुम लोग तो कल के बच्चे हो। मुझे रबड़ी का कारोबार करते हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। मैंने अपना मकान और कार रबड़ी बेच बेच कर ही खरीदी है। कुछ दिनों बाद पुष्पा की दुकान पर रबड़ी लेने वालों की भीड़ जमा होने लगी। गांव का कोई भी आदमी सुरेश की या किसी और की दुकान से रबड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं था। पुष्पा की दुकान को छोड़कर गांव की सभी दुकानों पर कुत्ते लौटने लगे। ये देखकर मोहन सुरेश से कहता है, मैं इतनी अच्छी रबड़ी बनाता हूँ सेठ जी, फिर भी हमारी रबड़ी कोई खाने को तैयार ही नहीं है।
रोज रोज रबड़ी फेंकने से तो आपका दिवालिया निकल जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था मोहन। लगता है मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मोहन, तुझे पुष्पा की दुकान पर काम करते हुए सिर्फ 5 साल हुए और मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जब कभी पुष्पा की दुकान पर लोग रबड़ी खाना बंद कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद अचानक से उसके दुकान पर भीड़ लगने लगती है। पता नहीं पुष्पा ऐसा कौन सा चमत्कार करती है कि फिर किसी भी व्यक्ति को उसकी रबड़ी के अलावा किसी और की रबड़ी अच्छी नहीं लगती। अब क्या होगा सेठ जी? अब तो मालिक ही हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद सुरेश की दुकान पर एक पागल आदमी आकर खड़ा हो गया। वो कुछ खाना मांगने लगा। उस पागल आदमी ने हाथ में 2 मिट्टी की मटकियां पकड़ी हुई थी। सेठ जी, लगता है ये व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है, भूखा मालूम होता है। इसकी हालत देखकर लगता है इस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे और ये बेचारा कई दिनों से भूखा भी मालूम होता है। इसे कुछ खाने को दे दो। मोहन ने रबड़ी उस पागल आदमी के सामने रख दी, लेकिन वो पागल मोहन की दुकान की सारी रबड़ी खा गया और अपने हाथ में पकड़ी हुई एक कच्ची मिट्टी की बनी हुई मटकी मोहन को थमाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहन ने मटकी खोली तो उसने देखा कि उस मटकी में लोहे की बनी हुई रबड़ी रखी हुई थी। क्या है मटकी में? इस मटके के अंदर कुछ सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल रबड़ी की डिजाइन का बना है। बेचारा दूध की बनी हुई हमारी सारी रबड़ी खाकर चला गया और हमें लोहे की रबड़ी देकर चला गया। कुछ वक्त बाद वही पागल पुष्पा की दुकान पर जाकर बैठ गया। दिनेश ने पुष्पा की नजर से छुपकर कुछ रबड़ी उस पागल को खिलाई। रबड़ी खाकर पागल वहाँ से जाने ही वाला था। अरे कहाँ जा रहे हो? रबड़ी खाई है तो पैसे देकर जाओ। जाने दीजिए पुष्पा जी, बेचारा पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ? मैंने पागलों को मुफ्त में खिलाने के लिए ढाबा नहीं खोल रखा। और ये इसके हाथों में क्या है? हाँ? पुष्पा ने उस पागल के हाथ से मटकी छीन ली। पुष्पा ने जैसे ही उस मटकी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस मटकी के अंदर रबड़ी के आकार के हीरे जगमगा रहे थे, लेकिन कुछ ही क्षणों में पुष्पा के हीरों की मटकी लोहे और कंकड़ की मटकी में बदल गई और वहीं दूसरी ओर मोहन की मटकी हीरे की रबड़ी में बदल गई। सेठ जी, ये तो हीरो की रबड़ी बन गई है। वो पागल व्यक्ति कोई मायावी व्यक्ति था। मोहन और सुरेश बेहद रईस हो गए। उन दोनों की रईसी देखकर पुष्पा का नौकर दिनेश पुष्पा से बोला, एक तो वो पागल आपकी मुफ्त में रबड़ी खा गया और हीरे की रबड़ी वो मोहन और सुरेश को दे गया। मुझे लगता है उस हीरो की रबड़ी पर आपका अधिकार था। ये सुनकर पुष्पा गुस्से से आग बबूला हो गई। वो तुरंत कुछ गुंडों को लेकर सुरेश और मोहन की दुकान पर जाकर उनसे मारपीट करने लगी। कुछ वक्त बाद वहाँ गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस भी, जो कि पुष्पा के ही पक्ष में थी। उस पागल ने जो हीरो की रबड़ी तुम दोनों को दी थी वो मेरी थी। गलती से वो कंकड़ की रबड़ी मुझे देकर चला गया। यह बिल्कुल गलत है। अपना मुंह बंद कर और सीधी तरह से मेरी हीरे की रबड़ी वाली मटकी वापस कर। पुष्पा उन दोनों से बुरी तरह से झगड़ा करने लगी। तभी वहाँ पर वही पागल आ गया। मैंने सोचा था कि तुम्हारा लालच अब समाप्त हो गया, पर वक्त के साथ तुम्हारा लालच और बढ़ गया है। पुष्पा उस पागल आदमी की आवाज को पहचानती थी। वो उसके शौहर की आवाज थी, जो कि सालों पहले खो चुका था। गांव वालों, 20 साल पहले मोहन के पिता को कोयले के खान में हीरे मिले थे। उस बेचारे ने मुझे अपना समझकर वो हीरे एक रात के लिए मेरे पास रख दिए थे। मेरी बीवी पुष्पा एक लालची औरत थी। 20 साल पहले एक हादसे में मेरी और मोहन के पिता की जान चली गई। तब से मैं मोहन को ये हीरे देने के लिए तरस रहा था, लेकिन पुष्पा के कारण मैं नाकामयाब रहा और मुझे पता था कि मुझे पुष्पा का लालच ही यहाँ खींच लाएगा।
इतना कहकर अचानक वो पागल गायब हो गया। पुलिस ने पुष्पा को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुष्पा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने पुष्पा को उम्र कैद की सजा सुना दी।